अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो है लम्ज़ एनओपी प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि यानी ये किस लिए प्रोग्राम है, इसमें अप्लाई करने का क्या फ़ायदा है। तो बेसिकली ये लम्ज़ यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है रैंकिंग के लिहाज से, उसमें यानी एक प्रोग्राम होता है कि बच्चे स्कॉलरशिप के ज़रिए वहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसकी जो फ़ीस है पर सेमेस्टर वो 8 से 9 लाख है। और क्योंकि ये एक प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट कहा जाता है, पर ये है एक लिहाज से प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो इसकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता है, यानी जिसके थ्रू बच्चों को यानी 8 से 9 लाख का जो होता है ना, ये स्कॉलरशिप देते होते हैं बच्चों को, जिससे वो यानी यूनिवर्सिटी में ना फ्री पढ़ लेते होते हैं। तो और इसके लिए एक मेन चीज़ जो सबसे अहम है वो है कि इसमें जब बंदा फर्स्ट ईयर में होता है तब अप्लाई करता है, और इसका प्रोसेस 1 साल का होता है। अब ये बात हरगिज़ नहीं है कि यहाँ पे सेकेंड ईयर वाला बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता है, मगर इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते लम्ज़ एनओपी प्रोग्राम वाले, जिन्होंने स्कॉलरशिप देनी होती है, कि बच्चों का 1 साल ज़ाया हो। वो नए बच्चों जो फ्रेश बच्चे होते हैं, यानी जो फर्स्ट ईयर में होते हैं, वो उनको ज़्यादा मौका देते हैं ताकि वो आगे आ सकें, और वो अपनी साथ साथ पढ़ाई भी कैरी ऑन रखें, और साथ साथ वो यानी वो एडमिशन ले सकें, यानी ये प्रोग्राम में सेलेक्ट हो सकें। तो इसमें जो अप्लाई करने क्राइटेरिया वगैरह होता है वो क्या अपना मैट्रिक के नंबरों की बेस पे होता है, और एक दो यानी फॉर्म फिल करते वक्त चीज़ें बहुत अहम होती हैं, जिनका यानी आम लोग जिनका ख्याल नहीं रखते होते। तो उसकी बेस पे यानी ना, मेरे ख्याल में उसकी बेस पे बहुत से बच्चे यानी ना एनओपी प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं। वहाँ पे फिर वो बच्चों को बुलाते हैं 15 दिन के लिए, वो यूनिवर्सिटी के अंदर रखते हैं बच्चों को, वहाँ पे हॉस्टल वगैरह देते हैं, ठीक है, 3 टाइम खाना वगैरह मिलता है, सब कुछ वहाँ पे, और 3-4 उनके फंक्शंस वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा क्या उसका नाम है, आपको वहाँ पे वो गाइड दे करते हैं टेस्ट के लिहाज से, जो लम्ज़ यूनिवर्सिटी लेती है टेस्ट, ठीक है। तो उसके बाद वो टेस्ट का जब आपको गाइडलाइन दे देते हैं, तो उसके बाद वो आपसे वहाँ पे टेस्ट भी लेते हैं, और फिर वो आपको उन टेस्ट में रिज़ल्ट की बेस पे वो सिलेक्ट करते हैं बच्चों को। जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं फिर वो उन बच्चों की यानी फ़ीस वगैरह देते हैं टेस्ट की। हालांकि टेस्ट की फ़ीस है 14 से 15 हज़ार लम्स के टेस्ट की, वो फ़ी भी वो खुद ही पे करते हैं। जो बच्चा डिज़र्विंग होता है, यानी वो उनको पता चल जाता है कि ये बच्चा ये डिज़र्विंग है, यानी वो आपसे जब फॉर्म फिल करवाते हैं तो उनको पता चल जाता है नॉलेज। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने गूगल पे क्रोम जाना है, वहाँ पे सर्च कर लेना है। ये गूगल ओपन हो गया, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है लम्ज़ एनओपी प्रोग्राम, ठीक है। लम्ज़ एनओपी करेंगे तो वो आगे ओपन हो जाएगा। ये देखें लम्ज़ एनओपी ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अगर आपने करियर अकाउंट करना है सबसे पहले, ठीक है। इधर 3 ऑप्शन होते हैं। एक चीज़ वो जो सबसे अहम है वो ये है कि क्रिएट अकाउंट जब आपने करना है, आपने वो मेल इस्तेमाल करनी जो आपकी रेगुलर यूज़ में होती है, बिकॉज़ क्योंकि जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमारी जो उनसे बातचीत होती है वो हमारी मेल के थ्रू होती है। हमारे मेल से कहते हैं कि आपने अब आना है, यानी इन दिनों में आपने आना है, क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, क्राइटेरिया वगैरह क्या है, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, ये सब कुछ बात जो होती है वो मेल के थ्रू होती है। तो सबसे पहले हम अकाउंट लॉगिन करते हैं अपना, यानी अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे आपने फ़र्स्ट नेम अपना लिख देना है, ठीक है। मैंने क्योंकि अकाउंट पहले बनाया हुआ है इसलिए मैं आपको फिर तो बता रहा हूँ, मैंने खुद अपना अकाउंट पहले बनाया हुआ है। उसके बाद आपने लास्ट नेम लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने लिख देनी है, जेंडर, नेशनैलिटी लिख देना है पाकिस्तान। पासपोर्ट अगर आपका बना हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप बे फॉर्म भी लगा सकते हैं अपना। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ओपन हो गया लम्स अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इसमें आपने अपना ईमेल देना है, ठीक है। अल्टरनेटिव ईमेल देना है, यानी एक और ईमेल, मिसाल के तौर पर अगर आपका एक ईमेल आप भूल जाते हैं पासवर्ड वगैरह उसका, या वो किसी वजह से वो लॉगिन नहीं हो रहा, तो आप कोशिश करें कि दोनों जो ईमेल हों वो बिल्कुल नए हों, ताकि ना आपके जहन में उनके पासवर्ड वगैरह सेव हों, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड, यहाँ पे जो भी आपने अपना पासवर्ड रखना है वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन आ गया, आपने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन कंफर्म करनी है कि जो जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। उसके अलावा आपने यहाँ पे अंडरटेकिंग क्या है इस पर क्लिक करनी है, आपने अपना मेल कंफर्म करनी है, और यहाँ पे सबमिट अकाउंट कर देना। जैसे ही आप सबमिट अकाउंट करेंगे तो आपको मेल आ जाएगी कि आप अपना अकाउंट एक्टिव करें, तो आप उसके बाद आपने अपना अकाउंट एक्टिव कर लेना है। एक्टिव अकाउंट करने के बाद आपने आ जाना है लॉगिन करने के लिए दोबारा, फिर लम्स एनओपी प्रोग्राम सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपने अपना लॉगिन लगा देना है, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन लगाएंगे तो आपका ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आपने सिंपली ये जो नीचे एरो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक कर देना आपने। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन हो गया, यहाँ पे शो हो रहा है कि यानी 48 डेज लगते हैं यानी आपका भी फॉर्म फिल होने में, ठीक है। यहाँ पे ये इसके मेन 5 पोर्शन हैं, यानी जो आपने फिल करने होते हैं। सबसे अहम जो यानी ना जिसकी बेस पे वो बच्चों को सिलेक्ट करते होते हैं वो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन,
क्योंकि ये बेसिकली जो डिज़र्विंग बच्चे होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ीस, उनके लिए प्रोग्राम होता है। पर कुछ बच्चों का यानी हिसाब लग जाता होता है और वो यानी पर्सनल स्टेटमेंट वाला पोर्शन होता है, उसकी बेस पे भी कुछ बच्चों का एडमिशन हो जाता होता है। यानी ये दोनों चीज़ें यानी 50-50 दोनों चीज़ें होती हैं। जो बंदा इसको अच्छी तरह से यानी करता है ना, मैं नहीं मानता कि वो ना यानी डिज़र्विंग हो और उसने ये दोनों चीज़ें सही तरह से यानी गाइडलाइन के मुताबिक की हों तो उसका एडमिशन ना हो, ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि जब हम थे तो हमारी दफ़ा हमें गाइडलाइन करने वाले नहीं आए थे, यानी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिली थी तो वो जिसकी बेस पे हम यानी सिलेक्ट हो गए। तो फिर जब हम उधर एनओपी प्रोग्राम में गए तब हमें पता चला कि यानी कैसे बेहतर होता है कि यानी बच्चा सेलेक्ट हो जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना के बच्चों को यानी बता दिया जाए कि यानी वो किस तरह से बेहतर तरीके से वो अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं कि एक वो अच्छे तरीके से फॉर्म फिल कर लें। तो सबसे पहले हम पहला पोर्शन ओपन करते हैं, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने अपना नेम वगैरह पहले ही लिखा हुआ है आपका, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ आपने ऐड करनी है वो ये मार्शल स्टेटस है, यानी आप मैरिड है, सिंगल हैं। ऑब्वियसली सब सिंगल ही होंगे, कोई कोई होता है कि यानी मंगनी वगैरह होगी होती है इसकी पहले, तो सीन ऐसा कुछ होता है, ठीक है। मोबाइल नंबर आपने अपना रिलीजन लिखना है, यहाँ पे मज़हब इस्लाम है, ठीक है, मुस्लिम। नेशनलिटी पाकिस्तान, फ़ोटो वगैरह लगानी है, ठीक है। उसके बाद फादर्स इन्फॉर्मेशन में आपने टाइटल देना होता है कि यानी आपके वालिद साहब अगर बिज़नेस करते हैं तो आपने मिस्टर लगा देना है, अगर डॉक्टर हैं डॉक्टर, प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर, ठीक है। उसके अलावा आपने जैसे उनका आइडेंटिटी कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है, ठीक है। पासपोर्ट बना हुआ है इधर लिख देना, नंबर नहीं बना तो कोई बात नहीं। मोबाइल नंबर लिख देना आपने, ईमेल उनकी है तो ठीक है, नहीं तो गलती ईमेल लिखने का या कोई नुकसान वगैरह नहीं होगा, यानी आपने ईमेल छोड़ दीजिएगा ही, छोड़ दें खाली। उसके बाद ऑक्यूपेशन, ये मेन चीज़ होती है कि आपने बताना होता है कि वो बिजनेसमैन है, सरकारी मुलाजिम है या सरकारी मुलाजिम थे या वो रिटायर्ड हो गए हैं, या वो यानी किसी आम प्राइवेट अदारे में मुलाजिम है, ठीक है। अगर प्राइवेट अदारे में मुलाजिम है फिर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड लिख देना है। अगर कुछ भी नहीं करते यानी फारग हैं, यानी कुछ हो कोई और बाइक वगैरह कमाता है तो फिर आपने लिख देना है अनएम्प्लॉयड, ठीक है। अगर वो बिजनेसमैन है तो आपने बिजनेसमैन लिख देना है। फिर आपने नीचे बताना है डेफिनेशन, यानी क्या बिज़नेस पे करते हैं, शॉपकीपर हैं, फार्मर हैं, यानी अपना बिज़नेस किस चीज़ का अपना बिज़नेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद मदर इन्फॉर्मेशन में आपने आ जाना है, उधर टाइटल आपने बता देना है कि मिसिज़ हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर हैं, ठीक है, मिसिज़ लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने नेम लिख देना है अपनी मदर का। उसके बाद आपने बेफॉर्म नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर उनका, मोबाइल नंबर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन में यानी अगर वो हाउस वाइफ हैं यानी सिर्फ घर में रहती हैं और कोई काम वगैरह नहीं, काम वगैरह करते हैं, फिर आपने हाउस वाइफ कर देना, ठीक है। अगर वो सरकारी कोई टीचर वगैरह नहीं है तो अब वो रिटायर्ड हो गई तो आपने रिटायर्ड कर देना। अगर वो अभी भी सरकारी टीचर वगैरह हैं तो फिर आपने एम्प्लॉयड कर देना, ठीक है। ये इसमें भी ऑप्शन हो जाते हैं। उसके बाद गार्डियन इन्फॉर्मेशन, गार्डियन होता है कि यानी ना जो आपके घर की अखराजात वगैरह चलाता होता है शख्स, उसे गार्डियन कहते होते हैं। बाज़ औक़ात होता है कि यानी वो वालिद साहब चलाते होते हैं, बाज़ औक़ात होता है कि कोई बड़ा भाई वगैरह घर चला रहा होता है, तो आपने यहाँ पर रिलेशन बता देना है। अगर वो फादर है, ठीक है, तो आपने यहाँ फादर कर देना है और वो आपसे नहीं मांगेंगे। अगर आप लिखोगे ना यहाँ पे ब्रदर या अंकल, कोई आपका किसी यानी अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो यानी वो मदद करते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उनका भी, ठीक है। उसके बाद एड्रेस आपने अपना बताना है। एड्रेस के बारे में ये एक चीज़ का क्या रखना है आपने कि वो और परमानेंट एड्रेस हो आपका, क्योंकि लम्स वाले एक दो चीज़ें ना मेल भी करते होते हैं कोरियर के थ्रू, तो वो मिलना बहुत ज़रूरी होता है, यानी ना वो एक कंपल्सरी चीज़ होती है। अगर आपका एड्रेस ही गलत होगा तो वो ज़ाहिर बात है आपके पास पहुँच नहीं सकेंगे, ठीक है। उसके बाद पोस्टल कोड आ गया। पोस्टल कोड हर एक सिटी का अलग अलग होता है। सिंपली आपने गूगल पे जाके अपनी सिटी का नाम लिखना है और सर्च करना है पोस्टल कोड, तो आपको पोस्टल कोड शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंट्री लिख देना है, प्रोविंस पंजाब, सिंध, जो भी आपका प्रोविंस है वो लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट और सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे वो पूछना है कि परमानेंट एड्रेस इज़ सेम एज कंट्री एड्रेस, इसको आपने लास्ट में इसको ऑन कर देना है, क्योंकि बात का होता है कि आपका जो होता है ना, आप किसी गांव से होते हैं यानी कुछ बच्चे और वो शहर में आके पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो अब उनका परमानेंट एड्रेस क्या हुआ गाँव, पर वो शहर में आए हुए हैं, तो इसलिए इनको बताना होता है कि नहीं जी हम शहर में ही रह रहे हैं शुरू से, इसलिए हमारा परमानेंट एड्रेस यही है, ठीक है। इसका भी ऑप्शन है। उसके बाद कंपस अकोमोडेशन, यानी अगर आप उधर कंपस में 15 दिन स्टे करना चाहते हैं, ये तो सारी बात है, जो दूर से होंगे वो तो उधर स्टे करेंगे, लेकिन जो होते हैं लाहौर के या लाहौर के राउंड अबाउट नज़दीक वगैरह लाहौर के एरिया कोई हो 5-7 किलोमीटर तक, तो फिर वो प्रेफर करते होते हैं कि बच्चों को घर भिजवा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे जो बच्चे हैं उनको वहाँ पर रहने का मौका मिले, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपने रिटर्न टू मेन नहीं करना, आपने सेव एंड रिटर्न टू मेन करना है, ताकि जो जो चीज़ें आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो इन्फॉर्मेशन सेव रहे। जैसे ही वो सेव रहेगी तो फिर ही आपको यानी बेनिफिट होगा। जैसे ही आप सेव एंड रिटर्न टू मेन करेंगे तो आपका यही शो हो जाएगा कि आपका 8% फॉर्म फिल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरे वाले पे क्लिक कर देनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में जाके आपने यहाँ लिखना होता है कि आपने अपने मैट्रिक का बताना होता है और उसके अलावा आपने अपने फर्स्ट ईयर का बताना होता है। तो सिंपली आपने ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करना है।
यहाँ पे आपने बता देना है कि एग्ज़ाम लेवल कौन सा था पहले आपका। पहले आप लिखते हैं सेकेंडरी लेवल मैट्रिक का, ठीक है। तो अब वो पूछते हैं आपसे कि आपने ए लेवल किया है, ओ लेवल या मैट्रिक मैट्रिक जी किया है सिंपल। कब से कब तक किया, आपका सेशन कितना था। तो अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद है तो ठीक है, नहीं तो आप यानी क्या सुना मैं कोशिश करें कि आप एग्जैक्ट लिखें, क्योंकि ये चीज़ बहुत अच्छी मैटर करती होती है। ज़्यादातर मैंने 2020 में किया है अप्रैल में, ठीक है, और फरवरी से लेके 2020 ओके हो गया। तो आगे बोर्ड इन्फॉर्मेशन में आपने बता देना है कि कौन सा बोर्ड है, लाहौर लाहौर बोर्ड है आपका। रोल नंबर आपका क्या था, ठीक है, आपने अपना रोल नंबर लिख देना, सर्टिफिकेट नंबर नहीं अभी आपका होगा। ग्रेड आपके क्या थे, मार्क्स में हमारे ग्रेड होते हैं लाहौर बोर्ड में, ठीक है ना, वो मार्क्स लिख देने आपने। उसके बाद आपने स्कूल का नेम लिखना है। अगर आपके स्कूल का नेम सर्च करने पर आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो फिर कोई बात नहीं, आपने सिंपली यहाँ पे लिखा होगा नॉट लिस्टेड, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर होता है नॉट लिस्टेड का ऑप्शन, उसके ऊपर आपने ये नॉट लिस्टेड के ऊपर क्लिक करके आप नीचे ऑप्शन होगा, आप लिख सकते हैं अपना स्कूल का, ठीक है ना, नाम। तो ब्रांच कौन सी है जी, मेन ब्रांच है। आपने ब्रांच अगर हो तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपली खाली भी छोड़ सकते हैं ब्रांच वाले को। एड्रेस क्या है, एड्रेस आपने बिल्कुल सही लिखना है, कंट्री पाकिस्तान, स्टेट पंजाब, सिटी कसूर हो गया। मोबाइल नंबर कोशिश करें कि यानी नंबर यानी आप पता करके दे दें किसी न किसी तरह, क्योंकि ये वेल एंड गुड होगा, नहीं तो गलत नंबर ना प्रोवाइड करें, ठीक है ना। रिजल्ट वेटिंग नहीं, रिजल्ट हमारे आ गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपने बताना है कि मार्क्स इन्फॉर्मेशन, आपने जितने भी आपके सब्जेक्ट आए थे मैटर के, सब सब्जेक्ट के नेम यहाँ पे लिखने हैं, उनके यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखने हैं, और ऑब्टेन मार्क्स कितने आपके हैं वो आपने लिखना है बिल्कुल एक्यूरेट। जैसे ही आप करेंगे तो आपके एंड पे टोटल मार्क्स बन जाएंगे कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। मैं भी आपको फिल करके बताता हूँ। एक एक सब्जेक्ट देख लें, बाकी स्किप कर दूंगा वीडियो को। इंग्लिश फॉर एग्जांपल आपके 100 आउट ऑफ आए हैं 80, ठीक है, ऐसे आपने ऐड करने हैं, बाकी ऐसे सब बुक्स के ऐड कर देने हैं। इधर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि 100 लिख दिया मैंने, आपने यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकंड सॉरी मैट्रिक के 9 10 दोनों के लिखने हैं, ठीक है। तो वो दोनों के आई थिंक टोटल 150 होते हैं, ठीक है। ऐसे इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आगे ऐसे सब की सब बुक्स जो आपकी आई थी मैट्रिक में वो आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे ही आप अपनी 8 के 8 बुक्स के लिख देंगे नाम और उनके नंबर, तो आपके यहाँ नीचे पता बन जाएगा कि 1100 में से टोटल मार्क्स कितने हैं जी, 99 34 6। तो यानी मैंने एक बार यानी आपको बताने के लिए मैंने फिल कर दिया, उस नीचे वो परसेंटेज बता देते हैं। आपने यहाँ से यानी एक्यूरेट कर लेना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड रिटर्न टू मेन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे लिख देंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने सेकेंडरी लेवल का रिकॉर्ड ऐड कर दिया, ठीक है। आपने फिर दोबारा ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पे आपने अब हायर सेकेंडरी लेवल यानी अपने फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो फर्स्ट ईयर का आपने यहाँ बताना है कि आपने यानी FSC FA ICOM ए लेवल क्या कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं FSC कर रहा हूँ, तो आपने बताना है कि हमारा सेशन कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सेशन की आपने इन्फॉर्मेशन दे देनी है अपने, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि वो एंड कब होगा। उसके बाद आपने बताना है कि वो पूछना है कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम अभी तक आपने नहीं दिया, वो होगा। जिन्होंने दिया होगा वो येस पे कर देंगे, फिर उनके वो नंबर वगैरह पूछेंगे कितने बने हैं। जिन्होंने नहीं दिया होगा वो नो पे कर देंगे, ठीक है। अभी वो अगर नो क्लिक करेंगे तो पूछेंगे कि आपको क्या उम्मीद है कब तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ज़्यादातर मैं अक्टूबर कर देता हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है अक्टूबर तक मेरे एग्ज़ाम हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि क्योंकि ये ऑप्शन उन्होंने रखा हुआ है इसलिए कि कुछ बच्चे जो सेकंड ईयर में होते हैं वो अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर है इस यहाँ से आप यानी गेस कर सकते हैं कि वो मौका देते हैं सेकंड ईयर वाले बच्चों को, पर यानी प्योरिटी नहीं देते वो बच्चों को। ये बहुत कम यानी चांसेस होते हैं कि सेकंड ईयर वाले भी बच्चे आ जाते होते हैं। उसके बाद आपने अपने कॉलेज का नाम लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉलेज पंजाब कॉलेज, पंजाब कॉलेज, ठीक है। अभी यहाँ पे ब्रांच आपने लिख देनी है, आपकी जिस शहर की होगा, ठीक है, वो लिख देना है। उसके बाद एड्रेस लिख देना है। कंट्री आपका कोई और कॉलेज है वो आपने लिख देना है। अगर आपके कॉलेज का नाम सर्च करने से नहीं आता तो आपने सिंपली क्या करना है, इधर जाके नोट लिस्टेड का इधर ऑप्शन होगा सबसे टॉप पे, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक कर देनी है, नोट लिस्टेड। तो ये नीचे वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप अपने कॉलेज का नाम इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपने एड्रेस लिख देना है, कॉलेज का एड्रेस क्या है, कंट्री, ठीक है, स्टेट, उसके बाद सिटी, उसके बाद कॉलेज का मोबाइल नंबर, बस इतनी चीज़ें करके आपने सेव एंड रिटर्न टू मेन कर देना है।
जैसे ही आप सेव एंड रिटर्न डोमेन करेंगे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी दोनों लेवल पर कर दिया, ठीक है। आपने यहाँ दोनों अंडरटेकिंग पे क्लिक कर देनी है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया वो बिल्कुल एग्जैक्ट है और इसमें आपने कोई भी यानी झूठ वगैरह नहीं बोला, क्योंकि इसमें वो आपसे रिजल्ट वगैरह पूछते हैं ना, इसलिए। तो इसके बाद आपने सेव एंड रिटर्न डोमेन कर देना, तो आपका यहाँ शो हो जाएगा कि आपका 16% यानी सोल्व हो गया फॉर्म। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ यानी मेरे ख्याल में जो ना यानी आपको सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए वो है फाइनेंशियल एड की इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन, ठीक है। इसके अंदर भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोर्शन फाइनेंशियल एड वाले के अंदर हैं। आगे आप खुद ही हिसाब लगा लेंगे यानी कितना किस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली डिस्कस कर दूंगा कि कैसे कैसे करना है। मुझे पता है वीडियो लंबी हो जाएगी, पर मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दें, ताकि क्योंकि मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ में जिनकी जहाँ पे फर्स्ट ईयर की बेस पर एडमिशन होता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता। सब बच्चे यही सोचते हैं कि हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा सेकंड ईयर के बाद, पर नहीं। बहुत सी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में ऐसी हैं, बहुत अच्छी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी जहाँ पे फर्स्ट ईयर की बेस पर एडमिशन होता है। इसलिए आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो पे आपको पता चल जाए कि आपने यानी क्या इसका नाम है किस यूनिवर्सिटी में कब अप्लाई करना है और किस यूनिवर्सिटी में कब। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह विद इन 1 to 2 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, पहला पोर्शन है सिबलिंग एंड सेल्फ इन्फॉर्मेशन। इसमें आपने बताना होता है कि आपके बहन भाई कितने हैं, ठीक है। देखें, सेल्फ इन्फॉर्मेशन आपने बताना है कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपकी कितनी फ़ीस है, स्कॉलरशिप आपको कितनी मिली है और पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन कितनी है। मिसाल के तौर पे एक कॉलेज की जो सही फ़ीस होती है असल वो होती है 98,000, और एनुअल फ़ीस जो आप पे कर रहे होते हैं वो आपको तकरीबन 30,000 होती है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन कितना हुआ जो आप फ़ीस यानी ना पे कर रहे हैं वो 30,000 हो गई, और एनुअल स्कॉलरशिप कितनी मिली हुई है आपको, यानी समझे 1 लाख फीस थी, टोटल 30,000 आप पे कर रहे हैं, बाकी स्कॉलरशिप कितनी मिली है आपको, 17,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे कि सेल्फ वर्किंग इन्फॉर्मेशन, क्या आप काम करते हैं, तो ये आपने नो पे यानी रहने देना है। अगर करते हैं तो यस करेंगे, तो फिर आपसे वो पूछेंगे आप किस किस्म का काम करते हैं, आपने नेचर ऑफ वर्क बतानी है और आप कितनी इनकम वहाँ से कमाते हैं। ज़्यादा यानी बेहतर चीज़ यही है कि आप इसको नो रहने दें, ठीक है। ऐड सिबलिंग इन्फॉर्मेशन, आप अगर आपके अलावा जो आपके बहन भाई हैं आपके अलावा उनके बारे में आप अगर कितने हैं उनके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। इसको ऑन कर देना है। वहाँ पे आपने बताना है कि वो पढ़ते हैं, क्या करते हैं, बिजनेसमैन करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है। एनुअल इनकम कितनी कमाते हैं और कितना वो गनी घर में जो भी वो लेके आते हैं पैसे वगैरह, वो कितने यानी परसेंट पैसे वो लेके आते हैं घर के। मिसाल के तौर पे टोटल 100% पैसे लगते हैं घर में से, उनमें से 70% आपके पापा लेके आते हैं घर, यानी वो कमा के लेके आते हैं, और बाकी 30% आपका भाई यानी कमा के लाता है। तो यानी उनकी कंट्रीब्यूशन लिखनी है, कितने पैसों में उनकी कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे है कि ऐड सिबलिंग इन्फॉर्मेशन, आपने क्या यहाँ ऑप्शन क्लिक कर देना, डू यू हैव सिबलिंग, आपने कहना ठीक है जी, हाँ जी मेरे भाई बहन हैं। नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद आपके सिबलिंग्स की इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, ऐड, जैसे पहले आपने किया एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में ऐड न्यू रिकॉर्ड, ऐसे ही आपने सिबलिंग्स पे जाना है ऐड न्यू रिकॉर्ड पे। तो इसमें आपने बताना है, यानी पहले आपने भाई का बताना हो भाई का बता दें, सिस्टर का बताना हो सिस्टर का बता दें, आपने बताना है नाम, रिलेशन आपका भाई है या सिस्टर है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि वो क्या करता है। अगर वो स्टडी करता है तो आपसे पूछेंगे कि स्टडी में क्या सुना में कौन से कॉलेज में जाता है, उसकी टोटल फ़ीस कितनी है, उसको कितनी स्कॉलरशिप मिली हुई है, और स्कॉलरशिप के अलावा आपके पेरेंट्स कितनी उसकी यानी फ़ीस पे करते हैं, ठीक है। अगर आप करेंगे कि वो वर्किंग यानी काम करता है तो फिर क्या सुना में वो नेचर ऑफ वर्क पूछेंगे आपसे, और ये पूछेंगे कि कितनी वो इनकम कमा के लेके आता है, और एनुअल यानी कितनी कंट्रीब्यूशन करते हैं वो यानी आपके घर के यानी पैसों में, ठीक है। अगर जिस हिसाब से आपका यानी ये होगा तो आपने उस हिसाब के साथ इसको मैनेज कर लेना है, ठीक है। इस तरह जैसे आपने अपने पहले एक भाई का ऐड करना है, ठीक है, और सेव एंड रिटर्न टू मेन कर देना है। फिर बाद में जाके दोबारा आपने ऐड न्यू रिकॉर्ड करना है, और वहाँ पे आपने अपने जितने बहन भाई होंगे सबका आपने वहाँ पे रिकॉर्ड यानी ना कर देना है, और बता देना है कि हर कोई क्या क्या करता है, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ छुपाई नहीं जा सकती, आप बेफर्म जब आप अपना अटैच करेंगे साथ तो ऊपर पता चलेगा कि आप लोग कितने बहन भाई हैं, ठीक है। तो फिर आपने सब कुछ डन करके सेव एंड रिटर्न टू मेन कर देना, ठीक है। ये वाला ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा ऑप्शन फैमिली इनकम इन्फॉर्मेशन। जब आपने ये वाला ऑप्शन फिल करने लगना है तो आपने इस बात को यकीन दहानी करवानी है कि आप अपनी फैमिली के पास बैठ के इसको सॉल्व करें, अपने वालिद साहब के पास, ठीक है। किसी बड़े आदमी के पास बैठ के आप इसको करेंगे तो आपको यानी अच्छी तरह वो बता सकेंगे, क्योंकि आपको ये तो नहीं ना पता कि
आपके घर में जो एनुअल कितना फूड पे लगते हैं पैसे, ठीक है, एनुअल फ्यूल जो आप बाइक में डलवाते हैं एनुअल कितना लगता है, ठीक है, वो आपके पेरेंट्स को पता होता है कितने कितने पैसे लगते हैं, ठीक है। इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि ये वाला पोर्शन आप एहतियात के साथ करें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन है वो इस बेस पे सिक्योर होता है, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि एनुअल यहाँ पे है इस पोर्शन में, फैमिली इनकम इंफॉर्मेशन में आपने बताना है कि एनुअल सैलरी कितनी है फादर की और मदर की, दोनों कितने कमा के लाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने लिख देना है कि अगर कोई रिटायर्ड है तो पेंशन कितनी है, अगर नहीं है तो आप इसको ज़ीरो से रहने दें। एनुअल बिजनेस इनकम, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स बिज़नेस करते हैं तो फिर आपने ये सैलरी वाले ऑप्शन को नहीं छेड़ना, ठीक है, क्योंकि वो बिज़नेस करते हैं। अगर आप बिज़नेस पे कर दिए तो आप ये रहने देंगे, अगर आपने सैलरी कर दी फिर आप सैलरी बताएंगे, बिज़नेस नहीं बताएंगे। अगर दोनों है तो फिर आप दोनों बताएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर का करते हैं बिज़नेस में तो आपने एग्रीकल्चर का बता देना है। एनुअल रेंट बात का होता है कि आपने दुकानें वगैरह ये घर बना के किराए पे दिए होते हैं, तो वो रेंटल आप कितना यानी कमाते हैं, ठीक है, वो आपने लिखना है। एनुअल यानी कुछ होता है कि जिन्होंने इंश्योरेंस वगैरह करवाई होती है या सेविंग्स वगैरह की होती है इन्वेस्टमेंट करके, यानी किया होता है, यानी इन्वेस्टमेंट किसी जगह पे की होती है, तो वहाँ से आपकी कितनी इनकम आती है वो बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि एनुअल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मिसाल के तौर पर कि जो यहाँ पे इन्होंने 6 ऑप्शन दिए हैं इनके अलावा कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम जो आप बताना चाहते हैं यानी ज़रूरी समझते हैं, ठीक है, तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा यानी ऑप्शन है, इसके बाद हम ओपन कर लेंगे इससे आगे वाला। ये ऑप्शन भी आपको यानी अपने पेरेंट्स के पास बैठ के हल करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको एक्सपेंसेस पूछने हैं कि आपके एनुअल एजुकेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, रेंटल एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल के कितने एनुअल होते हैं और गैस का बिल कितना होता है। यानी ये चीज़ें तो वो हैं कि जो आप अपनी तरफ से गैस नहीं लगा सकते कितना होगा जी इतना होगा, नहीं, ये कैलकुलेटेड चीज़ें होती हैं बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट भी नहीं होती, तकरीबन कैलकुलेटेड होती हैं, ठीक है। एजुकेशनल एक्सपेंसेस में आपने अपने और अपने बहन भाई सबके जितने भी टोटल अमाउंट बनती है वो लगानी है, ठीक है। रेंटल एक्सपेंसिव में अगर आप किराए के घर पे रह रहे हैं तो उसका कितना किराया आपको पड़ रहा है, एनुअल पड़ रहा है 1 साल का, वो आपने बताना है। उसके बाद फूड का आपने अपने यानी पेरेंट्स को पूछना है कि वो महीने का कितना लगता है, और उसके बाद उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करके आपने साल का बता देना। टेलीफोन बिल ये तो अब किसी का भी नहीं होता, क्योंकि पहले चलते होते थे PTCL वाले फ़ोन जिन पे यानी ना वो लोड करवाना पड़ता था, अब ये वाला नहीं है, अब तो पैकेज सिंपल लगते होते हैं, ये आपने ज़ीरो से रहने देना है। मेडिकल एक्सपेंसेस, अगर आपके घर में कोई यानी परमानेंट कोई बीमार है यानी जिसकी मेडिसिन आती है डेली बेस या वीकली बेस मंथली बेस पे, ठीक है, आपने उस हिसाब से उसको पर मंथ बना के एनुअली बनाना है उसको, ठीक है ना। एनुअल कितने एक्सपेंस होता है वो आपने बताना है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपका होता है सिंपल इलेक्ट्रिसिटी का, उसके ऊपर लिखा भी होता है कि आपका एनुअल बिल कितना है, वो आपने मेक श्योर करना है कि आप बिल्कुल एक्यूरेट लिखें, ठीक है। एनुअल गैस बिल, ये भी जो आपका गैस का बिल होता है उसके ऊपर लिखा होता है एक साइड पे कि आपका एनुअल कितना आया, वो आपने लिखना है। उसके अलावा 8 पे है कि आपके ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने लगते हैं, मिसाल के तौर पे आपको कहीं जाना पड़ जाता है यानी आप सफ़र करते हैं उस पर कितने एक्सपेंस है, ये भी आपने, ये भी कंफर्म नहीं होता, ये यानी एक अंदाजे के हिसाब से लगाना होता है कि नहीं ना इतने होंगे तो भाई इसने हम ये बेस्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इससे अगला ऑप्शन ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये है कि ऑटोमोबाइल्स इंफॉर्मेशन, यानी ऑटोमोबाइल्स के आपके पास बाइक, गाड़ियाँ, ट्रैक्टर वगैरह आपके पास कितनी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपने इसको यानी नॉन रहने देना है, ऐसे जैसे ऑफ है ऐसे ही रहने देना है। अगर आपके पास है तो आपने इसको ऑन कर देना है, ठीक है। जैसे आप इसको करेंगे तो आपके ऑप्शन आगे ओपन हो जाएगा कि भाई क्या है आपके पास। सिंपली आपने जैसे पहले ऐड रिकॉर्ड किया था, इसमें भी आप ऐड न्यू रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे बता देते हैं जी कि ना मेरे पास टाइप क्या है जी, वो कहते हैं कि आप हमारे पास कार है, ठीक है। वो पूछते हैं किसकी ओनरशिप में है, आपके पापा की है, आपके भाई की, किसकी है, भाई वाले साहब की है। मेकर कौन सी कंपनी की है जी, होंडा की है। मॉडल कौन सा, आपने उसका मॉडल बताना है कि 12 मॉडल है, कौन सा मॉडल है, ठीक है। सेव एंड रिटर्न डोमेन कर देना है, यानी ऐसे आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद ऐड न्यू रिकॉर्ड भी जाके आपने ऐसे और चीज़ अंदर ऐड कर देनी है। अगर आपके पास बाइक्स हैं, कितनी बाइक्स हैं, हर एक बाइक का नंबर क्या है, तो यानी देखें जैसे मेरा यहाँ पे सेव हो गया कार है, ये फादर की ओनरशिप है, ऐसे आपने जो भी सब चीज़ें होगी आपने सब की सब ऐड करके, ठीक है, सिंपली ये बाद में आपने नेक्स्ट पे कर देना है। लगता है थोड़ा नेट का इश्यू हो रहा है, हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पे करके आपने ये अंडरटेकिंग क्लिक करके ना तो सेव एंड रिटर्न टू मेन कर देना, ठीक हो गया। उसके बाद आगे वाला ऑप्शन आ जाएगा, आगे वाला ऑप्शन आ जाता है कि
ऑटोमोबाइल के अलावा कि आपने लोन वगैरह लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ। होता है कि ना कुछ यानी फैमिलीज़ में बैंक से लोन लिया होता है, ठीक है। अगर आपने लिया हुआ है तो फिर यानी आपने यस कर देना है और इन्फॉर्मेशन देनी है कि लोन किससे लिया हुआ है, फैमिली से लोन लिया हुआ है या क्या नाम है बैंक वगैरह से लोन लिया। अगर अगर नहीं लिया तो इसको ऑफ रहने देना और यहाँ टिक करके अंडरटेकिंग की और ओके कर देना है। अगर लिया हुआ है तो आपने नेक्स्ट कर देना है। फिर आपसे वो आगे पूछेंगे कि यानी ना आपने लोन किससे लिया है, आप यहाँ रिकॉर्ड करें ऐड कि आपने अगर 2-3 तरह से लोन लिया हुआ है तो कैसे कैसे लिया, सोर्स ऑफ लोन क्या है, कि फैमिली से लिया, बैंक से लिया, रिलेटिव से लिया, ठीक है। फर्दर रिलेटिव से लिया, कितनी अमाउंट लिया और उसकी रीज़न क्या थी कि आपको किस रीज़न की वजह से यानी ये वाक़या हो गया था, इस वजह से लोन लेना पड़ा। यानी ऐसे ऐसे आपने उनको रीज़न बतानी है कि यार भई आपने लोन लिया तो है, ठीक है, लोन ले लिया, पर लिया क्यों है, आपके लोन लेने की रीज़न क्या थी, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं जो आपने बतानी होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। उससे अगला ऑप्शन है असेस्ड इन्फॉर्मेशन, यानी आपका यानी जायदाद, मिसाल के तौर पे घर हो गया, उसके अलावा आपकी दुकानें हैं, उसके अलावा आपकी ज़मीनें हैं जहाँ पे आप यानी खेती बाड़ी करते हैं, वो चीज़ें आपने ऐड करनी है, ठीक है। डज योर फैमिली यानी प्रॉपर्टी, यस, ये तो ऑब्वियसली बात है, यानी सबकी यानी प्रॉपर्टी हो तो होगी होगी, ठीक है। उसके बाद जो आपने एक हमने पीछे ऑप्शन किया था फिल है, जहाँ पे आपने टोटल बताया था कि आप कितनी यानी टोटल एनुअल यानी ना सैलरी वगैरह कितनी है पेरेंट्स की, वो कितना कितना कमाते हैं, ठीक है। वो आपने बताना है कि क्या नाम है उसमें से कैश इन हैंड है वो, जब आप सब एक्सपेंसिव लगा देंगे ना तो एंड पे कुछ ना कुछ अमाउंट बच जाती होगी जो हर वक्त यानी घर में होती है कि कहीं जाना पड़ गया तो बंदा पकड़ लेता होता है यार एक्स्ट्रा के तौर पे पैसे, वो कैश इन हैंड आपने कोई यानी 10 से 15 हज़ार यानी इतनी ज़्यादा से ज़्यादा आपने कैश इन हैंड अमाउंट लिखनी है, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि ना वो फिर इशू बन जाता होता है। आपको मैंने पहले बताया ये फाइनेंशियल एड जो डिजर्विंग बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। तो बाकी आप खुद बताया कि आप किस हिसाब से फॉर्म फिल करेंगे, कितनी आप एनुअल इनकम रखेंगे तो आपको लगेगा कि आप फाइनेंशियल एड ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास गोल्ड वगैरह है तो या आपने कोई चीज़ में इन्वेस्टमेंट की है तो आपने यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख देनी है कितनी है, ठीक है। और जब सब कुछ आप लिख देंगे उसके बाद सिंपली आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद एक्सेस इन्फॉर्मेशन में जाना है, आपने यहाँ पे जाकर ऐड न्यू रिकॉर्ड करना है। इस पर आपने सबसे पहले अपने घर के बारे में बता देना है कि जी हमारा हाउस है, हाउस में से पूछेंगे कि ओनरशिप किसके नाम पे है। वो बात होता है कि ना फैमिलीज इकट्ठी रह रही होती हैं, जैसे चाचू मामू सब इकट्ठे रह रहे हैं जी, एक गार्डन का काफ़ी बड़ा है तो आप यहाँ शेयर लिख देंगे, नहीं तो आप ओन्ड यानी अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपने ओन्ड लिख देना है। उसके बाद वो पूछेंगे कि एरिया मिसाल के तौर पे आपने पहले एरिया टाइप सेलेक्ट करनी है, मरले में है, कनाल में है, स्क्वायर फीट में या योर्स में, किस टाइप में आपका यानी गार्ड है। मिसाल के तौर पर अगर मरले में है तो फिर आपने इधर बताना है कितने मरले का, मिसाल के तौर पर 5 मरले का है, ठीक है। करंट वैल्यू उसकी कितनी है, करंट वैल्यू आपने बतानी है मरले के हिसाब से करंट वैल्यू नहीं बतानी, करंट वैल्यू आपने बतानी है क्या उसका ना पूरे घर की, जो ऊपर आपने जो इन्वेस्टमेंट की है घर के ऊपर तो वो कितने का सेल होगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपने घर की लोकेशन बतानी है, ठीक है। जब आपने सब कुछ ये ऐड कर देना उसके बाद आपने सेव एंड रिटर्न टू मेन कर देना है। जैसे ही देखें आपके यहाँ पे हाउस शो हो गया, उसके बाद आपने अगर आपकी दुकानें वगैरह हैं, ठीक है, उसके अलावा और कोई यानी क्या उसका नाम है ज़मीन है खेती बाड़ी जहाँ पे आप करते हैं, ठीक है, उसके अलावा और भी यानी कोई प्लाट वगैरह प्रॉपर्टी जो शेयर्ड है यानी आपने 2-3 लोगों के साथ मिलके खरीदी हुई है, उसके बारे में आपने ऐड न्यू रिकॉर्ड सबके सब ऐड न्यू रिकॉर्ड करके तो आपने सिंपली फिर एंड पे नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे अंडरटेकिंग का आएगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई आपने झूठ वगैरह नहीं बोला। उसके बाद आपने सेव एंड रिटर्न टू मेन कर देना है, ठीक है। बिकॉज़ ये वो चीज़ें हैं जो ना यानी सबसे मेन रोल अदा करती हैं आपके यानी ना जब आप फॉर्म फिल करते हैं एनओपी का तो इसमें सबसे जो मेन रोल होता है वो इन चीज़ों का होता है। इनके बारे में मेरा ये राय है कि ना आप बस जितना एहतियात के साथ इन चीज़ों को फिल करेंगे वो उतना ही काम होगा, ठीक है। इन मेरा काम है आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया देना है कि यानी आपने करना क्या है, बाकी जो आपने इन्फॉर्मेशन देनी है वो तो आपने अपने पेरेंट्स के पास बैठना है, उनसे पूछना है कि क्या क्या यानी आप कितनी इनकम है, क्या क्या कमाते हैं, ठीक है ना, वो सब कुछ। उसके बाद आ गया 2 ऑप्शन रह गए हमारे, बैंक इन्फॉर्मेशन और एनुअल इनकम, ठीक है। पहले बैंक वाला देख लेते हैं। बैंक में वो पूछते हैं कि आपके फादर का बैंक अकाउंट है, अगर आप यस करेंगे तो वो यानी आगे ऑप्शन आ जाएगा कि फादर के बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दें। तो उसके बाद आपके मदर का अगर बैंक अकाउंट है, अगर नहीं है तो आपने नो रहने देना, अगर आपका अपना बैंक अकाउंट है तो आपने यस कर देना, अगर नहीं है तो नो पे रहने देना है। अगर आपने यहाँ यस कर दी तो आप सेम एंड रिटर्न टू मेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे जिस नाम आप लिखने हैं एनुअल इनकम एंड एक्सपेंसिव पे क्लिक कर देनी, ठीक है। तो जब यानी आप सब कुछ यानी कर देंगे ना पीछे वाले फॉर्म फिल मैं अभी अभी काट के तो फिर आपको दिखाता हूँ इधर एंड पे क्या मांगते हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला ऑप्शन मेरा पता नहीं किसी वजह से ओपन नहीं हो रहा, तो मैं आपको फिर भी इसमें बता देता हूँ कि इसमें वो पूछेंगे क्या। इसमें वो आपसे पूछेंगे कि ना आपने जो पीछे सब कुछ बताया कि यानी वो एनुअल इतना कमाते हैं, इतना ये कमाते हैं, आपने उन्होंने आपसे यही पूछा कि वो यानी एनुअल आपके पैसे कितने लगते हैं, एक्सपेंसिव आपके कितने, ठीक है।
तो वो आप इसमें ये पूछेंगे कि आपका यानी ना टोटल एंड पे बचते कितने हैं। वो मैंने आपको बताया, जो बचेंगे उनमें से आपने कुछ कैश इन हैंड कर देने हैं। और यानी यही चीज़ें इनमें से, इसमें ना वो पहले वाली चीज़ें ही होंगी जो वो इधर आके ना आपसे वो कंफर्म करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप कर देंगे इसको सेव, तो आपने फिर उसको सेव एंड रिटर्न टू मेन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने बैक आ जाना है। ये फाइनेंशियल एड वाला जो सबसे मेन तरीन ऑप्शन था वो आपका फिल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है अदर इन्फॉर्मेशन वाले में, ठीक है। यहाँ पे वो ना आपसे रेफरेंस मांगते होते हैं कि ना आपने क्या उसका नाम है कि किसने आपको बताया कि यार इधर आओ इधर, यानी आपने रेफरेंस देना होता है कि ना बताओ भैया आपके किसके कहने पे आप आए हो यहाँ पे, ठीक है। इसमें आप मेरा नाम भी लिख सकते हो, अनस इरफान, ठीक है। स्कूल कॉलेज मेरा कॉलेज तो प्यास कॉलेज कसूर है, ठीक है। तो ईमेल अगर किसी को चाहिए हो तो वो मेरी ईमेल मैंने स्क्रीन पे वाइट इनस गेमिंग, ठीक है। उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर जैसे 00893004 ये मेरा, ये आप इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहें तो आप मुझे रेफरेंस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप अपने किसी टीचर को भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे आप वो ऐड कर सकते हैं। चाहे तो मेरा नंबर और मेरी इन्फॉर्मेशन भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद आप वो पूछते होते हैं आपसे क्या उसका नाम है कि आपने पहले भी कभी एनओपी में प्रोग्राम में अप्लाई किया या नहीं किया, ठीक है। अगर आपने पहले किया हुआ है अप्लाई पर आप सेलेक्ट नहीं हुए थे तो फिर भी आप क्लिक कर दें, ठीक है। फिर वो आपसे पूछेंगे कि किस साल में किए थे आपने अप्लाई किया था और आपका यानी रिजेक्ट हो गया था या आप गए थे एनओपी प्रोग्राम में, ठीक है। अगर आप गए थे फिर वो आपकी ट्रैकिंग आईडी वगैरह पूछेंगे क्या है, पर अगर आप नहीं गए थे फिर आपको नहीं पता ट्रैकिंग आईडी क्या है, फिर आपने लिख देना कि भाई मैं रिजेक्ट हो गया था, फिर वो ट्रैकिंग आईडी वाला ऑप्शन यानी ना ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद जिस नाम आपसे पूछेंगे कि आपके घर में इंटरनेट एक्सेस है या नहीं है, क्योंकि जब कोरोना का सेशन आया था ना तब ये हुआ था कि ना एनओपी प्रोग्राम का जो सेशन था वो क्या उसका नाम है लाइव हुआ था यानी जूम पे, ठीक है। तो इसके लिए ना उन्होंने पूछा था जिनके पास एक्सेस है थी, ठीक है। जिनके पास नहीं है थी ना फिर उन्होंने उनको नेट बाकायदा प्रोवाइड किया था बच्चों को, या वो नेट उनको दिया था, उनके घर में नेट लगवा के दिया था उन्होंने, ठीक है ना। तो अगर आपके पास है, ठीक है, नहीं है तो आप इसको सिंपली नो पे रहने दें, ठीक है। उसके बाद वो पूछने कि आपको ये एनओपी प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चला, ठीक है। आप सिंपली इधर लिख सकते हैं कि सोशल मीडिया से आपको पता चला। अगर किसी को कॉलेज वगैरह में टीम्स वगैरह जाती हैं एनओपी की, वहाँ से पता चल गया होगा, या फ्रेंड रिलेटिव, या आप क्या सुना सोशल मीडिया भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली सेव एंड रिटर्न टू मेन कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड रिटर्न टू मेन करेंगे तो उसके बाद यानी आपका इधर शो हो जाएगा कि पर्सनल स्टेटमेंट वाला लास्ट ऑप्शन जो आपका रह गया फिल होने वाला। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि यानी मेन रोल जो पर्सनल स्टेटमेंट भी प्ले करती है और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ पर्सनल स्टेटमेंट का एक बहुत ही अहम रोल होता है इसके अंदर ना फॉर्म फिल करने में। एक दो चीज़ें जो जिनका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आपने इस फॉर्म को सबमिट करने में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। ये नहीं कि भाई साहब अभी 48 दिन पड़े हैं तो भैया आज ही सबमिट कर दो फॉर्म, नहीं। इसको रखें, इसको बार बार ब्रीफली डिस्कस करें, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करें इसको। कोई चीज़ जो आपको समझ नहीं आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, यार ये इस चीज़ को मैं अगर ऐसे मैं लिखूँगा तो बेहतर ये रहेगा, या आप बाकायदा मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम दे दूँगा, ठीक है, फेसबुक दे दूँगा, आप जिस तरह आपको मुनासिब लगे आप उस तरह कर सकते हैं, ठीक है। उसकी क्योंकि ये चीज़ें वो चीज़ें हैं कि जो आप जितनी इन्फॉर्मेशन किसी से लेंगे ना तो फिर यानी आप यानी ना इसमें आगे निकल सकते हैं, नहीं तो मेरे ख्याल में ना ये बहुत चीज़ें नहीं ना मुश्किल होती है। अब चलते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन पर्सनल स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। पर्सनल स्टेटमेंट उसमें वो जो आपसे ना दो तरह की बात करते हैं पर्सनल स्टेटमेंट। सबसे पहले जो बात करते हैं डिस्कस योर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड हाउ डिग्री प्रोग्राम यू चूज़ एट लम्स विल हेल्प योर अचीव योर गोल, ठीक है। इसमें होता है कि ना आपने अपना प्रोग्राम बताना होता है कि आप लम्स में आना चाहते हैं तो किस प्रोग्राम में आना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या किस फील्ड में आना चाहते हैं और क्यों आना चाहते हैं। आपको क्यों लगता है कि ना आपका ये जो आप जो गोल सेट करेंगे ना तो ये आपको यानी ना हेल्प आउट करेगा, ठीक है। इसमें आपने ना बताना होता है कि यानी कि मैं क्यों आना चाहता हूँ, मेरा कैसे शौक, मिसाल के तौर पे अगर आप BSc है तो आप बता सकते हैं कि मैं कंप्यूटर्स में मैं गेम्स वगैरह खेलता था, मुझे शौक पैदा हुआ कि मैं यानी ना ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स खेलूँ, ठीक है। अगर आपने बिज़नेस में जाना तो आप बता सकते हैं कि मुझे शुरू से ही मेरा जो ज़हन था वो बिज़नेस की तरफ था, मुझे टेक्निक्स वगैरह बहुत ज़्यादा पता था कि मैं बिज़नेस में यानी कैसे बिज़नेस को ग्रो करवाऊँ, मुझे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा पता था, ठीक है। यानी इस तरह से आपने इसमें बात करनी है, ठीक है। उसके बाद उसने एक बहुत ही अहम यानी ना मेरे ख्याल में सबसे अहम यानी ये ऑप्शन होता है कि ना भाई ये क्यों आप अपने आप को समझते हो कि लम्स एनओपी वाले आपको सेलेक्ट करें। तो उसमें यार सिंपली एक ही बात हर कोई करता है जो आपको भी करनी चाहिए कि यार कि हम डिज़र्व नहीं कर सकते, यानी हमारे पास फ़ीस अफोर्ड करने के पैसे नहीं है। सीधी सी बात है भाई, 8 से 9 लाख फ़ीस कौन दे पर सेमेस्टर, 6 महीनों की 8 से 9 लाख फ़ीस कोई नहीं दे सकता। इसलिए
यहाँ पे आपने उनको बताना होता है कि यानी ना हम यानी लम्स एन ओ पी प्रोग्राम भी हमारे लिए एक मौका है लम्स में एडमिशन लेने का, क्योंकि एक आम हमारे जैसा बंदा ये ख्वाब भी नहीं देख सकता कि यार हम इधर लम्स एन ओ पी प्रोग्राम में यानी क्या सुना एडमिशन ले सकें। बाकी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक वीडियो और बना दूँगा जिसमें हम क्या सुना मैं पर्सनल स्टेटमेंट को एक दफ़ा दोबारा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और मैं उसमें आपको 2-3 पर्सनल स्टेटमेंट्स भी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा एन ओ पी प्रोग्राम की, जो मैंने लिखी थी और मैं सिलेक्ट हो गया था, ठीक है। तो बाकी 1-2 और मेरे जो दोस्तों की मैंने उन्होंने लिखी थी और वो भी सिलेक्ट हो गए थे। इन 2-3 पर्सनल स्टेटमेंट को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि तब हमारा मेंटल लेवल क्या था, तो आपको भी यानी उस हिसाब से यानी ना चीज़ें ऐड करनी चाहिए ताकि आपके यानी जो चांसेस हैं ना वो फॉर्म फिल करने के वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। एंड पे फिर मैं आपको 1-2 चीज़ें कहूँगा कि आपने फॉर्म को सबमिट करने में जल्दबाजी नहीं करनी, हर एक चीज़ का आपने यानी वक्त होता है, आपने वेट करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप सर्च करेंगे उतना यानी कम होगा, ठीक है। जल्दबाजी से आपने काम नहीं लेना, और किसी भी चीज़ की समझ वगैरह ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको विद इन 1 to 2 डेज़ के अंदर आपको रिप्लाई ब्रीफली दे दूँगा। नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा अपना, जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओका, अल्लाह हाफिज़, बाय।